हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हम ये 3 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। पहला हम वीकली एनालिसिस करेंगे, जो हमने आज पूरे हफ्ते क्या क्या किया और उनमें क्या क्या लर्निंग्स आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। और दूसरा हम ये देखेंगे कि हम ट्रेड करने से पहले किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं ताकि हम हमें एक बेहतर ट्रेड मिल पाए। और तीसरा हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं कैसे लगाता हूँ, कैसे मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं और ज़्यादातर वो परफेक्टली ही रहते हैं। तो हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे। पहले हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, हमने आज इस हफ्ते क्या क्या किया। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं पहले। आज हमने वीक में आज हमने 3 दिन ही ट्रेड किया था, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। थर्सडे और फ्राइडे में कुछ काम से ट्रेड कर नहीं पाया था, तो हमने ये 2 दिन ट्रेड नहीं किया था। और 3 दिन किया था हमने, और तीनों दिन ही प्रॉफिट बनाया हमने। तो ये हफ्ता तो एक बेहतरीन गया था हमारे लिए, बढ़िया गया था। तो हम देख लेते हैं हमने मंडे को क्या किया था। हमने यहाँ पर मंडे को मैंने बिल्कुल ये रो चार्ट लगा दिया है, कोई यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं है। तो हम अभी देखेंगे उस हिसाब से, एक फ्रेश चार्ट से हम देखते हैं ताकि आपको भी थोड़ी लर्निंग हो पाए कि हमने कैसे क्या प्लान किया था। हमने प्लान किया था कि यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग की थी हमने। जब मार्केट ओपन हुई तो हम सोच रहे थे कि बाय भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर जो है बायर्स हैं। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पर जो बायर्स थे वो एक बढ़िया बायर्स हो सकते थे। तो हमने सोचा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो इन सपोर्ट लेकर के यहाँ पर अगर ये बायर्स ने यहाँ पर इतना पैसा लगाया, तो अगर वो दोबारा पैसा लगाएंगे तो मार्केट को वापस ले जा सकते थे। ये साइकोलॉजी हमारी बन रही थी। लेकिन हमने ट्रेड किया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे। क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हम सेलिंग का करने वाले थे, लेकिन प्लान के हिसाब से हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो हम गैप डाउन थोड़ा बड़ा था, है ना, ये बड़ा गैप डाउन है। तो इस बड़े गैप डाउन में जो जो पुराने चार्ट में थे, जो बायर सेलर वो प्रॉफिट में या फिर वो भाग जाते हैं, तो प्रॉफिट में आ जाते हैं वो बड़े गैप डाउन में, बड़े उसमें गैप अप में। तो हम पुराने चार्ट के हिसाब से प्लान कर नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि अब जो चार्ट बनेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। हमारा मूड दोनों तरफ हो रहा था जैसे ही मार्केट ओपन हुई, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जोन पे थी, अगर बायर्स अगर पैसा लगाते तो बाइंग में वो मार्केट को ले जा सकते थे। लेकिन अगर बायर्स ने पैसा नहीं लगाया तो फिर मार्केट यहाँ पर फॉल ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर अगर बायर्स ऐड होना चालू होंगे, तो अगर बायर्स मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए तो यहाँ पर उनके एसेल अवेलेबल हो जाएंगे, जो यहाँ पर जो बायर्स आ रहे, तो फिर एक मार्केट में फॉल हो सकता है। तो हमने ये अच्छे से देखा, हमने वेट किया अच्छे से। और जैसे ही मार्केट बाइंग में नहीं गया, मार्केट रिवर्स होने लगे, हम सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट करके जाएगा, जैसे ही थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा लगाएंगे तो मार्केट को ले जा सकते हैं ऊपर। लेकिन मार्केट तो पूरा ही घूम गया और यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया था इसका सपोर्ट का। तो जैसे ही ब्रेक डाउन कर दिया, हमने एक यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बना लिया, और हम एक छोटा सा अपना टारगेट लेकर के हम निकल गए। हमें पता था नीचे राउंड नंबर है, अगर राउंड नंबर के नीचे जैसे ही होल्ड करना शुरू करेगा, तो अगर सेलर्स को मार्केट ने ऐड कर लिया, यहाँ पर बायर्स को तो मार्केट ने निकाल दिया। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बायर्स को तो मार्केट ने निकाल दिया, लेकिन अगर यहाँ पर सेलर्स को होल्ड करना चालू कर देगा तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकता है ना। और मार्केट घूम गया वापस से पूरा, सेलर्स काफ़ी ऐड हो गए यहाँ पर। तो हमने एग्जैक्ट यहाँ पर अपना जो है ट्रेड को कट कर दिया और एक प्रॉफिट लेकर के हम निकले। हमें पता था कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट तो नहीं करेगा, अगर रिट्रेसमेंट करके अगर गिरेगा मार्केट तो मार्केट गिर नहीं पाएगा। तो मार्केट को गिरना था तो डायरेक्ट गिरना था, लेकिन फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं किया और यहाँ पर मार्केट ने होल्ड कर दिया। तो वही बात कर रहे थे हम, या तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके गिरेगा, या फिर अगर मार्केट होल्ड करके अगर गिरेगा ना, जैसे अगर सेलर्स को ऐड करके अगर मार्केट गिर नहीं पाएगा, अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है और मार्केट में यहाँ पर सेलर आना शुरू हो गए, है ना, जो रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर रिटेलर्स अगर आना शुरू हो गए ना, तो फिर मार्केट नहीं गिर पाएगा। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पर रिटेलर्स आना शुरू हो गए, तो उसी की मैं बात कर रहा था, और तभी हमने एग्जिट कर दिया था। एक सेकेंड, उसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर मार्केट सेलर्स को अगर इनवाइट करना शुरू कर देगा रिट्रेसमेंट करके, अगर सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे, रिट्रेसमेंट पे सेलर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम से कोई सेल कर नहीं पाया होगा,
अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ पर उनको मिलेगा, तो यहाँ पर जो सेलर नहीं सेल नहीं कर पाए वो सोचेंगे कि हम यहाँ पर सेल कर देते मार्केट गिरेगा। तो अगर सेलर्स ऐड होंगे तो मार्केट गिर नहीं पाता है। तो उन्होंने रिट्रेसमेंट ना करके यहाँ पर साइडवेज बिहेव करना शुरू कर दिया, तो सेलर्स तो एट द एंड ऐड हो गए ना। तो अगर सेलर्स ऐड हो गए तो मार्केट नीचे नहीं गिर पाता है, फिर मार्केट उन सेलर्स को टारगेट करने के लिए ऊपर चला जाता है। तो हमने एग्जैक्ट यहाँ पर अपना एग्जिट किया और हम एक प्रॉफिट बना करके निकल गए। तो इसमें भी एक लर्निंग मिली हमें कि मार्केट अगर गिर रहा है तो ऐसे ही गिरना चाहिए। अगर सेलर्स ऐड हो गए तो हमें अगर टारगेट मिल रहा है तो हमें वो टारगेट को ले लेना चाहिए। अगर हम वेट करते रहेंगे कि मार्केट और भी गिरेगा, यहाँ पर होल्ड कर दिया और भी गिरेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर रिट्रेसमेंट करता तो भी नहीं गिर पाता, और यहाँ पर होल्ड किया मार्केट तो भी नहीं गिर पाता। तो ऐसा मार्केट जनरली करता ही है। तो हमने ये पॉइंट्स ध्यान में किए और एक बढ़िया टारगेट लेकर के हम निकले। ट्यूसडे को हमने क्या किया था, ट्यूसडे को हमारा प्लान था, ट्यूसडे को आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेंसेक्स में ट्रेड बनाया था। हमने क्यों बनाया था, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर जो है पूरे महीने बायर्स भले ही ना थे, बायर्स कैसे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो पूरे महीने मार्केट होल्ड करके गया था ना, ये देखिए, ये जो मार्केट होल्ड करके गया पूरे महीने, यहाँ पर जितने भी बायर्स ऐड हुए होंगे उन सब के एसएल पड़े होंगे इस सपोर्ट के नीचे। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे जो कैंडल है वो बनानी शुरू की, रेड कैंडल, अगर मार्केट हमें यहाँ पर दिख रहा था कि वीक होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही, ग्रीन कैंडल। और वैसे भी अगर इन सेलर्स को अगर टारगेट भी करना था मार्केट को, तो मार्केट को या तो फ्लैट खुल के स्ट्रॉन्ग बिहेव करने की कोशिश करनी थी, या तो एक गैप अप खुल करके मार्केट इनको डरा था। तो ये सेलर्स तभी भाग सकते थे जबकि उनको या तो उनका थोड़ा सा लॉस करता मार्केट, या तो उनकी एसएल की जगह पर खुलता, मार्केट सीधा वहाँ पर खुलता, फिर उनको टारगेट करता तो एक बाइंग हो सकती थी। तो गैप डाउन करके सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो फिर प्रॉफिट में भी आ गए हैं और फिर कॉन्फिडेंस में भी आ गए हैं, तो उनको टारगेट हम कर नहीं सकते हैं गैप डाउन खुल करके। तो हमने इसलिए सेलिंग यहाँ पर करने की कोशिश की और हमने एक बढ़िया टारगेट जो है वो बना करके हम निकले। तो जैसे ही मार्केट होल्ड करना चालू किया, हमने एक बेहतरीन टारगेट बनाया, और जैसे ही होल्ड करना चालू किया हम वहाँ पर एग्जिट हो गए। हमें पता था कि अब मार्केट होल्ड कर सकता है, तो एग्जैक्ट हम वहीं पे एग्जिट हो गए और हमने एक सेलिंग करके यहाँ पर एक प्रॉफिट बना करके हम निकले। क्योंकि हमें पता था कि बायर्स भले ही नहीं हैं, लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को अगर क्रॉस करेगा तो जो इन्वेस्टर हैं वो निकलना चालू हो जाएंगे। तो एट द एंड हमें सेलिंग मिल सकती है, भले ही बायर्स यहाँ पर जो रिसेंट बायर हैं वो यहाँ पर निकल चुके हैं। ये बायर्स तो निकल चुके थे, रिसेंट जो बायर थे वो तो मार्केट निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो भागेंगे तो भी यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। तो वही हमने पॉइंट ध्यान में रख कर यहाँ पर सेलिंग की और हम अपना एक प्रॉफिट बना करके निकले हैं ट्यूसडे को। और वेडनेसडे को भी हमने एक प्रॉफिट बनाया। यहाँ पर वेडनेसडे को हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड की थी, ये यहाँ पर ये है वेडनेसडे का चार्ट। तो यहाँ पर भी हमने सेलिंग ही की थी। मार्केट को सेंटीमेंट देखते हुए और न्यूज़ भी थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रही थी, और ग्लोबली भी सारी मार्केट नेगेटिव हो रही थी। तो ये साइकोलॉजी को देख करके भी हम लगातार तीनों दिन ही सेलिंग करके गए थे और अपना तीनों दिन ही प्रॉफिट बना करके गए थे। तो यहाँ पर भी हमने प्योर साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड किया। हम ट्रेड करना चाह तो रहे थे बाइंग का भी, है ना, लेकिन बाय क्यों नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर एसएल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल है। मार्केट जो है यहाँ पर राउंड नंबर के नीचे ही क्लोज करके गया था। वेडनेसडे को ये तो पता था कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ट्यूसडे का जो चार्ट था, ट्यूसडे के चार्ट में हमें दिख रहा था कि मार्केट नीचे जा रहा है, सेलिंग हो रही है, एक राउंड नंबर के नीचे ही मार्केट क्लोज करके गया, तो सेलर्स यहाँ पर ऐड हो गए होंगे। तो सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पर जो 54,000 का जो राउंड नंबर था उसके नीचे ही मार्केट क्लोज करके गया। तो हमें पता था यहाँ पर सेलर्स तो अवेलेबल हैं, तो हम इनको टारगेट कब कर सकते हैं। लेकिन हम सोच रहे थे कि इन सेलर्स को हम टारगेट करें। हमने एनालिसिस वीडियो में इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए ही बोला था, हमने जो बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। लेकिन एक सिचुएशन थी, एक पॉइंट हमने ये भी बोला था कि अगर हम इन सेलर्स को तभी टारगेट कर पाएंगे जैसे ही इस राउंड नंबर के ऊपर मार्केट जब जाएगा, क्योंकि मार्केट एक तो नेगेटिव है, ऊपर से न्यूज़ नेगेटिव है, ऊपर से सब कुछ नेगेटिव है। तो ये जो सेलर्स हैं उनको
वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि सब तो हमारे फेवर में हो रही है चीज़, तो हम क्यों ही निकलेंगे अगर मार्केट, तब तक वो नहीं निकलेंगे, तब तक उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन अब मार्केट उनको थोड़ा मोड़ा डरा करके फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे डरेंगे फ्लैट खुल के। अगर उनको डराना था तो गैप अप खुलता मार्केट। अगर गैप अप भी नहीं खुल रहा है मार्केट, एटलीस्ट फ्लैट खुल के मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है 2-3 बड़े बड़े, तो उनको अगर लॉस ही नहीं दिखेगा तो वो कैसे भागेंगे। तो अगर उनको लॉस नहीं दिखेगा तो वो भागेंगे नहीं, और वो भागेंगे नहीं तो फिर मार्केट जो है, अगर वो भागेंगे नहीं तो फिर मार्केट जो अपना सेलिंग में मूव करना चालू कर देती है। थोड़े मोड़े बायर्स यहाँ पर अगर ऐड होते हैं, फिर जैसे ही मार्केट सेलिंग में जाना शुरू किया, जैसे ये राउंड नंबर के यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया, तो हमने सोचा यहाँ पर हम बाय तो नहीं कर सकते, हम यहाँ पर सेलिंग ही कर सकते हैं। तो हमने सेलिंग यहाँ पर करके गए और एक बढ़िया पार प्रॉफिट बना करके गए। यहाँ पर ये पूरा हमने लिया प्रॉफिट, और जैसे ही मार्केट एग्जैक्ट हमारे जो सपोर्ट लगाया था हमने कि यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है, तो एग्जैक्ट वहीं तक आया। आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, एग्जैक्ट वहीं तक आया मार्केट, और मार्केट फिर से रिवर्स कर गया, क्योंकि पता है मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है। यहाँ पर जो प्रीवियस जो लो था तो ब्रेकडाउन किया, तो सेलर्स अगर आ गए हैं मार्केट में, तो जैसे ही मार्केट में सेलर्स आए उनको थोड़ा मोटा प्रॉफिट दिखाया, हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। जहाँ पर सेलर सेलिंग करने के लिए आते हैं, हमारी जो सेलिंग का ट्रेड होता है हम उसको वहाँ पर एग्जिट कर देते हैं। तो हमें लोगों के साथ नहीं बैठना है, हमें ऑपरेटर के साथ बैठना है। हमें जो रिटेलर्स होते हैं उनके साथ नहीं बैठना है। अगर उनके साथ बैठेंगे तो फिर जो है हम फिर लॉस ही देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर बैठते, हम ब्रेकडाउन का वेट करते है ना, हम यहाँ पर ब्रेकडाउन का वेट करते, हम यहाँ पर बैठते तो हमें थोड़ा मोटा प्रॉफिट दिखाता, और फिर मार्केट ना तो हम टारगेट बुक कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि हमारा टारगेट मिल नहीं रहा था हमें। तो थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉफिट हमें दिखाकर मार्केट फिर घूम जाएगा, फिर लॉस दिखा देता रहेगा। तो 90% रिटेलर्स के साथ यही होता है। तो हमें उनके साथ नहीं बैठना है, या तो हमें ट्रेड पता होना चाहिए, हम उससे पहले ट्रेड करें। हम अगर सेलिंग करनी है तो हम एक सही जगह पर सेलिंग करें, ताकि हमें एक रेंज मिल पाए एक प्रॉफिट करने की, है ना। हमें पता था कि हम ब्रेकडाउन के बाद अगर सेल करते तो वो मोमेंटम कर ही नहीं पाता, फिर तो सब सेल करते हैं ब्रेकडाउन के बाद, है ना। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर राउंड नंबर का थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर दिया, हमें पता था कि यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन करेगा भी, थोड़े सेलर्स को प्रॉफिट दिखाएगा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। हमारा जो सपोर्ट था और वहीं तक एग्जिट गया, फिर मार्केट ने रिवर्स कर दिया, मार्केट यहाँ पर घूम गया और हम यहाँ पर अपना निकल गए प्रॉफिट बना करके। पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं ट्रेड करने से पहले, तो हम एग्जांपल के साथ चार्ट में आ जाते हैं। एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं ट्रेड करने से पहले। हम ट्रेड करने से पहले पहला नंबर तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम ऑपरेटर के साथ अगर बैठ पाएँ तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगी। जिस डायरेक्शन में ऑपरेटर बैठा है हम उसी डायरेक्शन में अगर ट्रेड कर पाए तो वो बेस्ट रहता है। तो उसके चांसेस हाई रहते हैं कि हम ऑपरेटर के अगर साथ बैठे हैं तो उसके चांसेस हाई रहते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि हमें प्रॉफिट हो पाएगा। ये चार्ट है, ये तो फ्रेश चार्ट है, ये देखते हैं। यहाँ पर बाइंग हो रही है ना। तो मार्केट में कितने सेंटीमेंट हो रहे हैं नेगेटिव, है ना। न्यूज़ भी नेगेटिव, मार्केट भी नेगेटिव है, सब नेगेटिव है। तो ये मार्केट में ये मोमेंटम किसने करवाया, यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हो गए। यहाँ पर बहुत सारा मार्केट सेलिंग में जा रहा है। तो मार्केट में सेलिंग में जा रहा है और मार्केट को कोई घुमा देता है नीचे से, तो उसके पास उसने कितना पैसा लगाया होगा। उसने, है ना, ये जितने भी सेलर्स हैं सबका एक साइड पैसा एक साइड और उसका अकेले का पैसा एक साइड। तो इतना पैसा उसने लगा दिया कि मार्केट को ही घुमा दिया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेटर हो सकता है। ये तो थर्सडे का ही चार्ट है, तो यहाँ पर हमें पता है कि ऑपरेटर हो सकता है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके साथ हम चलें और जो है मोमेंटम इसके साथ चले। लेकिन फिर इसने क्या किया एंड में, ये क्यों नहीं जा पाया फ्राइडे को ऊपर, क्योंकि इसने सेम वही किया जो उस दिन किया था। ऑपरेटर तो आया है नीचे, मार्केट को ऊपर लेके गया है। ये देखिए उस दिन भी ऑपरेटर आया था, मार्केट को ऊपर लेके गया था, लेकिन यहाँ पर एसएल अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पर ये देखिए बायर्स को ऐड कर लिया। यहाँ पर भी वही है, अगर यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करके मार्केट को बायर्स को जो है निकाल करके क्लोज करके जाता तो मार्केट जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बायर्स को ऐड किया, है ना। इसलिए मार्केट ने अगले दिन फिर मोमेंटम नहीं किया बाइंग का, इसलिए मार्केट ने यहाँ पर फिर होल्ड किया। और अभी ये देखिए यहाँ पर बायर्स को ऐड किया, मार्केट ने अच्छे खासे बायर्स को ऐड किया, फिर एक रिट्रेसमेंट कर दिया। तो अब आपको क्या लग रहा है, हम मंडे को जो है वो कैसा प्लान करने वाले, है ना। हम क्या पॉइंट देखेंगे कि हम मंडे को प्लान करें कि मार्केट कैसा रहेगा, आप खुद ही देखिए।
मार्केट में यहाँ पर ऑपरेटर आए हैं, मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, फिर ये मार्केट को ऊपर जाते हुए देख करके यहाँ पर जो रिटेलर है वो बाद में घुसते हैं। यहाँ पर कोई नहीं घुस पाया होगा इस रेंज में, यहाँ तक तो कोई भी नहीं घुस पाया होगा। यहाँ पर कोई एसएल अवेलेबल नहीं है किसी के भी। यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है उसके एसएल यहाँ पर होंगे। अगर मार्केट ये इसके ऑपरेटर के बिल्कुल जोन पे यहाँ पर आ जाता है तो हो सकता है वो ऑपरेटर निकल जाए। जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तो वहाँ पर उसको टारगेट करना ही मुश्किल है। हम जैसे इसको टारगेट कर ही नहीं सकते। और जो रिटेलर्स होते हैं वो इस ऑपरेटर को टारगेट नहीं कर सकता है। इस ऑपरेटर को वही टारगेट कर सकता है जितना पैसा इसने लगाया है उससे ज़्यादा अगर कोई पैसा सेलिंग में लगाएगा तो ही ये टारगेट हो सकता है, नहीं तो ये टारगेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ऑपरेटर मार्केट को तो लेके जा रहा है, यहाँ तक कोई बैठा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रिटेलर्स आना शुरू हो गए, तो इन रिटेलर्स को लेकर के मार्केट नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ सेम हुई है, मार्केट थोड़ा थोड़ा सेम चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो चार्ट था सेम ही चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या दिख रही है हमें, यहाँ पर उन्होंने बायर्स को और सेलर्स को ऐड किया, लेकिन सेलर्स को यहाँ पर निकाल दिया। आया ना पॉइंट नज़र में, है ना। यहाँ पर इन्होंने सेलर्स को नहीं निकाला है, इन्होंने यहाँ पर बायर्स को निकाल दिया है। क्या समझ आया आपको। वहाँ पर चार्ट लगभग सेम बन रहा है, यहाँ पर ऑपरेटर ऊपर लेके जा रहा है फिर साइडवेज मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पर भी ऑपरेटर ऊपर लेके जा रहा है साइडवेज मोमेंटम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, यहाँ पर सेलर्स को निकाला जा रहा है और यहाँ पर निकाला जा रहा है बायर्स को। तो हमें एसएल किसके मिल गए अब। एक तो प्लस पॉइंट है, हमें यहाँ पर ऑपरेटर के साथ चलना था, तो हम ऑपरेटर के साथ अगर हमें प्लान मिल जाए तो हम हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट ऑपरेटर के साथ हमें मिल जाती है प्लान बैठने का तो हमारे लिए वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट हो रहा है उस चार्ट से, तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो रहा है कि मार्केट सेलर्स को नहीं बायर्स को निकाल रहा है। तो यहाँ पर कौन बचे रह गए इस साइडवेज मोमेंटम में, ये बॉक्स बना है ना, ये साइडवेज मोमेंटम हुआ। तो यहाँ पर बायर्स को निकाल दिया और सेलर्स बैठे रह गए। तो हम अगले दिन क्या प्लान करेंगे, हम प्लान करेंगे अगर मार्केट गैप अप होता है, फ्लैट होता है, गैप अप होता है, तो हम इन सेलर्स को हम टारगेट कर पाएँ, हम बाइंग साइड के साइड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हमें एसएल अवेलेबल है और प्लस हमें ऑपरेटर के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी प्रॉफिट बनाने की बाइंग में, ना कि सेलिंग में। सेलिंग में तब हमें डर लगेगा अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन कर देता है, तो फिर हम कोई प्लान नहीं कर पाएंगे बाइंग का। अगर बाय मार्केट करना है, देखो ऑपरेटर अगर बैठा है यहाँ पर और वो यहाँ पर नहीं निकला है, और हो सकता है वो यहाँ पर बैठा हो और मार्केट को ऊपर लेके गया और यहाँ पर उसने प्रॉफिट बुक कर दिया हो। अगर ऐसा केस बनता है तो मार्केट गैप डाउन खोल सकता है और फिर मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है। कई चीज़ें देखनी पड़ती है, हमें सिर्फ एक चीज़ें नहीं देखेंगे, हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर मार्केट ये अभी तक भी बैठा है तो वो मार्केट को गैप डाउन करने ही नहीं देगा। तो वो मार्केट को गैप डाउन अगर नहीं करने देगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और गैप अप खुलता है, तो ये जो सेलर्स जो रह गए हैं उनको हम टारगेट कर पाएंगे। जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा एक बढ़िया बाइंग का मोमेंटम हो सकता है। हम 2-3 पॉइंट साथ में देखते हैं। एक तो हम ऑपरेटर के साथ बैठना पसंद करते हैं, ऑपरेटर के अगर साथ बैठेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि हमें एक जो है विन करने का जो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। और दूसरा हमें एसएल होने चाहिए तभी हम उनके साथ बैठेंगे। लेकिन कई बार होता है ऑपरेटर तो यहाँ बैठा है लेकिन उनके एसएल अवेलेबल है नहीं, यहाँ पर उल्टा बायर्स के ही एसएल अवेलेबल है। तो मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है उन बायर्स को निकालने के लिए, जो कि ये किया, यहाँ पर मोमेंटम किया। तो हम हो सकता है हम सेलिंग करके प्लान करें, हम सेलिंग का करें ना कि हम बाइंग का करें, क्योंकि हमें पता है कि एसएल सिर्फ बायर्स के अवेलेबल है। इतने ऐसे मोमेंटम में कोई सेलर बचा नहीं होगा। तो ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल है नहीं, ऊपर से मार्केट होल्ड करके गया तो बायर्स ही यहाँ पर आए होंगे, सेल कोई नहीं करता यहाँ पर इतने ऐसा मोमेंटम के बाद। तो फिर हम हो सकता है सेलिंग का ट्रेड लें। लेकिन अगर यहाँ पर हमें ये भी पता है कि मार्केट में एसएल भी अवेलेबल है प्लस ऑपरेटर भी अवेलेबल है प्लस एक मार्केट बायर्स को निकाल भी चुका है, तो सिर्फ हाई चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई रहती है हमें मार्केट में
कैसा प्लान करेगा वो इससे ईजी आपको कोई नहीं बता सकता अभी कि मार्केट अब क्या मोमेंटम कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हाई है मार्केट के लिए, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो मार्केट को पता है गैप डाउन खोलना पड़ेगा। ये ऑपरेटर है यहाँ पर, अगर ये हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट अगर बुक करके चला गया है, वो बैठा नहीं हुआ, उसको वो अगर पैसा लगाया है वो अगर यहाँ पर बैठा है तो वो मार्केट को गैप डाउन होने नहीं देगा। वो अगर पावर में रहेगा तो वो मार्केट को गैप डाउन होने नहीं देगा। वो मार्केट को या तो फ्लैट कराएगा या तो गैप अप कराएगा, फिर एक मार्केट मोमेंटम अपने डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हमें इसके साथ चलना है तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि ओपनिंग कैसी हो रही है। तीसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि हमें ओपनिंग कैसी मिल रही है। सारा खेल ओपनिंग का ही है। अगर मार्केट मान लो ये ऑपरेटर बैठा है और उनको निकाल भी दिया है, लेकिन मार्केट खुल रही है गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रही है, मार्केट इस ऑपरेटर के रेंज के ही बाहर खुल रही है, तो फिर ये सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। तो हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से ही नहीं चलेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम ये कैलकुलेशन नहीं काम आएगी हमारी, क्योंकि मार्केट अगर ये बैठा हुआ है तो ये ऐसा होने ही नहीं देगा। वो या तो फ्लैट कराएगा या फिर छोटा मोटा गैप डाउन कराएगा और फिर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाएगा। वो अगर गैप डाउन हो रहा है मार्केट में छोटा मोटा, तो वो पैसा लगाएगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा ना, है ना। अगर वो पैसा ही नहीं लगा रहा, मार्केट नीचे चल रहा है, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो फिर इसका मतलब वो या तो निकल चुका है या फिर दूसरा उसके ऊपर कोई ऑपरेटर आ चुका है, वो उससे ज़्यादा पैसा लगा रहा है जो मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। तो फिर हम उसके हिसाब से जो प्लान करेंगे, वो जो चार्ट बनेगा उसके हिसाब से करेंगे, फिर ये चार्ट जो है वो काम का नहीं रह जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि ओपनिंग प्लस ऑपरेटर कहाँ बैठे हैं और प्लस एसएल अवेलेबल कहाँ है। हम ये 3 पॉइंट देखते हैं ट्रेड करने से पहले कि ये तीनों पॉइंट में से ये तीनों की तीनों अगर अलाइन कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड होता है। तो हम उसके हिसाब से एक बेस्ट हमारी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि अगर ऑपरेटर भी बैठा है और प्लस एसएल भी अवेलेबल है और प्लस हमें मार्केट की ओपनिंग भी उस हिसाब से मिल रही है ना। तो उस हिसाब से हम एक बेहतर ट्रेड, सबसे बेस्ट ट्रेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम क्या सपोर्ट लगाएंगे, सबसे जो मेन होगा, तो सबसे मेन सपोर्ट हमें मिल रहा है कि यहाँ पर ये ऑपरेटर बैठा है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, इस सपोर्ट को तोड़ेगा, तो ये ऑपरेटर हमारे किसी काम का नहीं है। ये ऑपरेटर हमारे किसी काम का नहीं है। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाएगा तो ये ऑपरेटर या तो हार चुका है, या तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुका है, या फिर उसके ऊपर को नीचे हार चुका है वो इस ऑपरेटर से जो मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। तो सबसे मेन सपोर्ट ये है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट गिर सकती है, मार्केट में सेलिंग हो सकती है। जब तक ये बना रहेगा एक सपोर्ट हमें मिल सकता है। तो ये है एक मेन सपोर्ट। और दूसरा हमें यहाँ पर दिख रहा है एक राउंड नंबर भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो है 500 का राउंड नंबर है। तो एक यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो भी एक बाइंग आ सकती है ना। तो ये हमारा 2 जो है मेन सपोर्ट है इन चार्ट्स के हिसाब से। और ऊपर रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे, ये हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे, अगर मार्केट इनको निकालेगा, यहाँ पर जो एक राउंड नंबर है, एक तो ये है हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस है। जैसे ये ब्रेक करेगा, जैसे मार्केट अगर इसके ऊपर चलना शुरू करेंगी तो ये सेलर्स भागना शुरू कर देंगे। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो इस रेजिस्टेंस तक तो मार्केट जा ही सकता है। इसका ब्रेकआउट भी मार्केट करेगा। अगर मार्केट इनको निकाल चुका है, फिर अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट के पास एसएल अवेलेबल होंगे। इनके जो सेलर्स हैं यहाँ पर, उनके एसएल अवेलेबल होंगे यहाँ पर मार्केट में, किसी के यहाँ पर एसएल अवेलेबल होंगे। और जो यहाँ पर जो सेल करके गया है उनके एसएल अवेलेबल होंगे राउंड नंबर के पास। राउंड नंबर के ऊपर जैसे ही मार्केट मूव करना शुरू होगा, या तो फ्लैट खुल के मूव करना शुरू करे या फिर गैप अप खुल कर अगर मूव करना शुरू करेगा तो वो और जल्दी भागेंगे। तो ऐसे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पुट करता हूँ। अगर यहाँ पर ऑपरेटर है तो ये बेस्ट सपोर्ट हो सकता है। और एक राउंड नंबर्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस वो तो होते ही हैं। जो राउंड नंबर होता है वहाँ पर मार्केट बिहेव करता है कुछ ना कुछ, है ना। जो बायर्स और सेलर्स है वहाँ पर लोगों के एसएल अवेलेबल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो एसएल के हिसाब से मैं सब कुछ एसएल के हिसाब से ही मैं प्लान करता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मैं एसएल के हिसाब से ही पुट किया है मैंने। यहाँ पर जो बायर्स हैं, ये देखिए,
मार्केट ऊपर लेके गया ऑपरेटर के हिसाब से मैं यहाँ पर सपोर्ट पुट कर रहा हूँ। और जो ये सेलर्स बैठे हैं और ये सेलर्स बैठे हैं, इन सेलर्स की एसएल की वजह से, एसएल जहाँ पर उनके हो सकते हो वैसे ही मैं रेजिस्टेंस पुट कर रहा हूँ। तो मेरे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस पुट कर दिया तो वो टूटेगा नहीं। मैं वैसे नहीं पुट करता हूँ, मैं पुट करता हूँ कि ये टूटने चाहिए। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये टूटने चाहिए जहाँ तक मुझे टारगेट मिल सकता है ना। टारगेट अगर देखो, मार्केट अगर प्लान करेगा तो हमारे दो सपोर्ट हैं, तो दो सपोर्ट हैं और दो रेजिस्टेंस है जैसे, तो ये सपोर्ट तो टूटना ही चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो हमें इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो इस रेजिस्टेंस तक हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को तोड़े ना तोड़े वो अलग बात है। अगर एक रेजिस्टेंस टूट गया तो हमारे दूसरे रेजिस्टेंस तक हमारा टारगेट जो है वो मिल जाएगा। तो मैं ऐसे रेजिस्टेंस पुट करता हूँ। और अगर ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट तक जाए। उसके बाद जो यहाँ पर ऑपरेटर है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो फिर मार्केट गड़बड़ कर सकता है, तो हमारे सपोर्ट जो है वो टूट सकते हैं। तो मैं ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पुट करता हूँ। तो तीनों ही पॉइंट मैंने आज कवर कर दिए हैं। तो आई होप आपको थोड़ी मोड़ी लर्निंग जो है बनी होगी। मैं थोड़ा नया आया हूँ यूट्यूब पर, तो मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा अच्छे से ना समझा पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश तो की है। तो अगर वो कोशिश मेरी आपको पसंद आई हो तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ आया हो, मे बी, मुझे लगता है कुछ तो आया ही होगा। मैंने 2-3 चीज़ समझाई है, कुछ 1-2 चीज़ तो मे बी आई होंगी। तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपको थोड़ा मोड़ा कुछ समझ आया हो जो मैंने बताने की कोशिश की है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।